चाइना ताइवान पर आक्रमण करने जा रहा है। आपके विचार से शायद बहुत जल्दी। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान के प्रति तेजी से आक्रामक हो गई है। 2022 के अंत तक ताइवानी हवाई क्षेत्र के करीब चीनी सेना की घुसपैठ नियमित हो गई थी, जो कि अव्यवस्थित दिनचर्या है। अपनी सुबह की कॉफी लें, कुत्ते को टहलाएं, अपने पड़ोसी को आक्रमण के लगातार बढ़ते खतरे से डराएं और बिस्तर ठीक करें। इस बीच चीनी नेता शी जिनपिंग शीर्ष अधिकारियों से कह रहे थे कि वे ताइवान पर अधिकार करने के लिए बल प्रयोग के अधिकार को कभी नहीं छोड़ेंगे। और जब सदन की तत्कालीन अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने पिछले अगस्त में ताइवान का दौरा किया, तो चीन ने ताइवान की नाकाबंदी का पूर्वाभ्यास भी किया। लेकिन कुछ ने कहा कि कोई आसन खतरा नहीं था। हाँ, तो शांत हो जाओ। क्या जब स्की मास्क पहने लोग बंदूक लेकर अंदर आते हैं और जगह लूटने का अभ्यास करते हैं, तो क्या आप बैंक कर्मचारी घबरा जाते हैं? ये सिर्फ एक रिहर्सल है। इतना पागल मत बनो। ताइवान पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की विजय एक आपदा होगी। ताइवान एक संपन्न लोकतांत्रिक देश है। उसके लिए एक अधिनायकवादी शासन में गिरना एक बुरा संकेत होगा। यह इस विचार को ध्वस्त कर देगा कि अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस जैसे अपने सहयोगियों की रक्षा कर सकता है। यह इंडो पैसिफिक में एक संदेश भेजेगा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी शहर में एकमात्र खिलाड़ी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना इस क्षेत्र पर हावी होगी, लेकिन सीसीपी जितना ताइवान को चाहती है, वो ताइवान को आर्थिक और कूटनीतिक दबाव के जरिए लेना पसंद करेगी। या बिल्ली, शायद वे अंत में सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश करेंगे और उन्हें कुछ फूल भेंट करेंगे। ये लगभग वैलेंटाइन डे है। आखिरकार वे इसे सैन्य बल से अधिक पसंद करेंगे। इसके कई कारण हैं। एक के लिए, यूक्रेन पर रूस के असफल आक्रमण ने दिखाया है कि कैसे प्रतिरोध सेनानियों की एक छोटी सी सेना बेहतर सुसज्जित आक्रमणकारियों को रोक सकती है। और सीसीपी उसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना चाहेगी। युद्ध भी बहुत महंगा पड़ेगा, जीवन के मामले में और सीसीपी के लिए और भी अधिक दुखद। पैसे के मामले में, वहां मैं जितने नागरिकों की कुर्बानी दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चीन आर्थिक संकट के बीच है। जनसांख्यिकीय संकट से यह और भी बदतर हो गया है, और तेजी से बढ़ती आबादी के बावजूद बहुत से युवाओं को काम नहीं मिल रहा है। अरे, उन्हें सेना में नौकरी की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें जल्द ही किसी भी समय युद्ध में जाने की चिंता करनी होगी। वे सिर्फ पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। इतना पागल होना बंद करो। वर्तमान कोविड संकट भी है। देश के 80% लोग संक्रमित हो सकते हैं। यह 1 अरब से अधिक लोग हैं, और उनमें से कई बुजुर्ग हैं, जिसका अर्थ है कि उनके कोविड से मरने की संभावना अधिक है, खासकर जब कई अस्पताल ऐसे दिखते हैं। इतने सारे दाह संस्कार हो रहे हैं कि चीन में बर्निंग मैन कोई संगीत समारोह नहीं है। यह वही है जो हवा की तरह महकती है। तो फिर ताइवान पर एक महंगा आक्रमण जो चीन के कई युवाओं को मारता है, और वैश्विक प्रतिक्रिया का जोखिम वास्तव में प्लान ए नहीं है। फिर भी एक शीर्ष अमेरिकी जनरल अब भविष्यवाणी कर रहा है कि आक्रमण सिर्फ 2 साल दूर हो सकता है, और अमेरिका तैयारी कर रहा है। लेकिन युद्ध से बचने की कोशिश में क्या अमेरिका गलती से एक चिंगारी भड़का सकता है? ब्रेक के बाद और अधिक। वापसी पर स्वागत है। लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन कब ताइवान पर आक्रमण करने जा रहा है। कुछ ने 2027 कहा है, जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की 100वीं वर्षगांठ है। दूसरों ने 2035 कहा है, जब पार्टी कहती है कि उसने मूल रूप से समाजवादी आधुनिकीकरण हासिल कर लिया होगा। हालांकि अगर वे इसे हासिल करने तक इंतजार करते हैं, तो वे तब तक आक्रमण नहीं करने जा रहे हैं जब तक कि आधा अतीत कभी नहीं। कुछ ने 2024 तक आक्रमण कर दिया है, हालांकि पेंटागन ने इससे इनकार किया है। लेकिन हाल ही के एक मेमो में जनरल माइकल ए मिनेहान, जो वायुसेना के परिवहन और ईंधन भरने वाले विमानों के बेड़े की देखरेख करते हैं, कहते हैं, मेरी आंत मुझे बताती है कि हम 2025 में लड़ेंगे। वाह, वो वहां एक स्मार्ट आंत है। अरबी के खाने के लगभग 40 मिनट बाद मेरा पेट मुझे आस्म कयामत की चेतावनी देता है। जनरल मिन्हान बताते हैं कि अमेरिका और ताइवान दोनों में 2024 में राष्ट्रपति चुनाव है। ताइवान के रक्षा मंत्री ने जो कहा है, उसके अनुरूप 2025 भी है। लेकिन फिर से आम सहमति यह है कि एक बहुत ही वास्तविक खतरा है कि चीन किसी बिंदु पर आक्रमण करेगा, और अमेरिका तैयारी कर रहा है। खबर है कि सदन के नए अध्यक्ष केविन मैकॉर्थी इस साल ताइवान का दौरा करेंगे। अन्य अमेरिकी प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ताइवान की सदस्यता पर जोर देने वाला एक विधेयक पेश किया है।
एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा इस तरह की मान्यता चीन के आक्रमण के लिए इसे और अधिक अजीब बना देगी। इस बीच अमेरिकी सरकार की एक चीन नीति को समाप्त करने और ताइवान की स्वतंत्रता को औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए बिडेन प्रशासन से आह्वान करते हुए एक कांग्रेस का प्रस्ताव पेश किया गया है। ये ताइवान के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की भी मांग करता है। बेशक संकल्प गैर बाध्यकारी होते हैं, वे वास्तव में नीति नहीं बदलते हैं। ये सब अच्छी बातें हैं, क्योंकि ताइवान के लिए अमेरिका जितना अधिक समर्थन दिखाता है, सीसीपी के लिए ताइवान पर आक्रमण करना उतना ही महंगा होगा। समस्या यह है कि जैसे जैसे ताइवान को लेकर तनाव बढ़ता है, जोखिम बढ़ जाता है कि गलती से युद्ध छिड़ सकता है। इससे भी बदतर, कुछ लोग युद्ध के लिए युद्ध को एक अच्छे विचार के रूप में देख सकते हैं। मैंने कुछ विश्लेषकों के गलत विचार के बारे में पहले बात की है कि समस्या चीनी नेता शी जिनपिंग की है, न कि खुद कम्युनिस्ट पार्टी की। कि अगर आप उसे हटा देते हैं तो पश्चिम स्वतंत्र रूप से चीन में निवेश कर सकता है और फिर से बहुत पैसा कमा सकता है। कुछ ने यह भी सुझाव दिया है कि ताइवान पर युद्ध शी को बाहर करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल पार्टी स्कूल के पूर्व प्रोफेसर कैजिया ने पिछले साल विदेशी मामलों में लिखा था, बदलने का एकमात्र व्यवहार्य तरीका है एक युद्ध में अपमानजनक हार। अगर शी ताइवान पर हमला करते हैं, इस बात की अच्छी संभावना है कि युद्ध योजना के अनुसार नहीं होगा। उस घटना में संभ्रांत और जनता शी को छोड़ देगी, जब तक वो अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता और उन्हें कुछ फूल भी भेंट करता है। और जबकि वॉल स्ट्रीट के पास शी को बेदखल देखने की उम्मीद के अपने कारण हो सकते हैं, एक और समूह है जो युद्ध में रुचि रखता है। हथियार निर्माता, जहां भी वे आधारित हैं, वस्तुतः हत्या से जीवन यापन करते हैं। राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर के 1961 के विदाई भाषण में उन्होंने सैन्य औद्योगिक परिसर की चेतावनी दी, सशस्त्र बलों के नौकरशाहों का एक संग्रह, साथ ही हथियार बनाने वाले निगम और अन्य जो युद्धों को जारी रखने में रुचि साझा करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अमेरिका को चीन के साथ युद्ध में नहीं देखना चाहते हैं, और इसीलिए अब अमेरिका के लिए ताइवान के लिए समर्थन का एक मजबूत प्रदर्शन करना इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही युद्ध रोकने की सबसे अच्छी आशा है। और सीसीपी की अस्त व्यस्त सुबह की दिनचर्या को तोड़ दिया। यदि आप सैन्य औद्योगिक परिसर के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे नए चैनल गेमर्स अनबीटन नियर ऑटोमेटा डिकंस्ट्रक्ट्स द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का सबसे हालिया एपिसोड देखें। मैं नीचे एक लिंक डालूंगा। और अब मेरे लिए एक ऐसे प्रशंसक के सवाल का जवाब देने का समय है जो क्राउडफंडिंग वेबसाइट पैट्रियन या स्थानीय लोगों पर हमारे विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना सेंसर के चीन का समर्थन करता है। आज का सवाल स्थानीय लोगों पर माउंटमेन 22 से आता है। मेरे पास एक बहुत ही काला विचार था। क्या सीसीपी जीरो कोविड को आंशिक रूप से अपने जनसांख्यिकीय संकट को ठीक करने के लिए रोक रही है? क्या कामकाजी उम्र के बाहर के लोगों से छुटकारा पाने से सीसीपी को फायदा नहीं होगा? अच्छा, यह एक बहुत ही रोचक विचार है। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में उल्लेख किया था, चीन की आबादी कम हो रही है और अधिक से अधिक बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों की देखभाल करना बहुत महंगा होता है। तो अगर बुजुर्गों का एक झुंड कोविड से मर जाता है तो क्या इससे पार्टी को मदद नहीं मिलेगी? यहाँ उस विचार के साथ कुछ समस्याएं हैं। नंबर 1, कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जीरो कोविड नीति को समाप्त करने से पहले ही वर्तमान कोविड उछाल अच्छी तरह से चल रहा था। ये सबसे अधिक संभावना है कि पार्टी ने इसे समाप्त कर दिया क्योंकि यह बहुत स्पष्ट होने जा रहा था कि नीति काम नहीं कर रही थी और इससे पार्टी को और भी अधिक शर्मिंदगी होगी। और यह इस विचार के साथ सबसे बड़ा मुद्दा है कि यह पार्टी द्वारा तैयार किया गया था। अगर बड़ी संख्या में लोग कोविड से मरने लगते हैं तो इससे ऐसा लगता है कि पार्टी उतनी महान, गौरवशाली और नियंत्रण में नहीं है जैसा कि वो हमेशा कहा करती थी। ये सीधे कम्युनिस्ट शासन की वैधता को कम करता है। पार्टी युवा लोगों को बच्चे पैदा करके जनसांख्यिकीय संकट से काफी हद तक निपटेगी। इसलिए एक प्रांत ने अविवाहित लोगों के बच्चे पैदा करने पर लगे प्रतिबंध को भी समाप्त कर दिया। हाँ, पहले इसकी अनुमति नहीं थी। मैं पार्टी को जन्मों को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक करने की अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि इससे पार्टी को लोगों के जीवन पर अधिक नियंत्रण मिलता है। और देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो स्थानीय लोगों पर हमारे विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ें। एक छोटे से मासिक योगदान के लिए आप मैट, शैली और मेरे साथ साथ पूरे समुदाय के साथ चैट कर सकते हैं। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। अगली बार मिलते हैं।